सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का रेलवे ग्रुप डी का सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज जो है आपके लिए मैं कुछ स्पेशल आई हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने हर वीडियोज में आप सभी स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप लोग नोट बनाइए एंड रिविजन करिए। आज आपको ये करना है कि आज जितना भी मैं प्रश्न आपको कराऊंगी वो भी सीरीज वाइज है, ठीक है ना, एकदम सीरीज से है। तो आपको यहाँ पे जितना भी प्रश्न कराऊंगी आपको वहां पे अपना ऑप्शन देख के अपना आंसर को सिलेक्ट करना है एंड आपको कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी से मिलेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपको एंशियंट हिस्ट्री से मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से एंड 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो इन सभी का आपको बताना है। इसके अलावा भी मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से उन्हें भी मैं क्लियर करती जाऊंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा कि आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्कोर कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कौन सा पर्वत 7 पर्वतों का राजा कहलाता है। तो सह्याद्री, अरावली, नीलगिरी या फिर हिमालय। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय कहलाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 7 पर्वत कौन कौन से होते हैं, ये आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 7 पर्वत में आपके कौन कौन से पर्वत आते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हिमालय होता है, दूसरा आपको याद रखना है अरावली होता है, अरावली। तीसरा आपको याद रखना है नीलगिरी होता है, नीलगिरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चौथा आपका कौन सा होता है गाइस, चौथा होता है आपका सतपुरा, सतपुरा, ठीक है। पांचवा आपका कौन सा हो गया गाइस, पांचवा आपका हो गया सतपुरा के बाद आपको याद रखना है ये हो गया आपका शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। इसके अलावा छठा अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है। और सातवां अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो गया गाइस, सातवां हो गया आपका सह्याद्री, जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसका 7 पर्वत, इसी 7 पर्वतों के राजा किसे कहते हैं, हिमालय को कहते हैं। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कौन सी है गाइस, तो इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये है आपका 8,848 मीटर, ठीक है। 8,848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस फसल को जायद फसल कहा जाता है। तो जायद फसल जो है ये किसे कहा जाता है, चावल को, मूंग को, सरसों को या फिर गेहूं को। ये आपको आंसर सोचना है, तब तक कि मैं आपको जायद फसल के बारे में बताती हूँ। जो फसल रबी और खरीफ के बीच में जो बोया जाता है ना उसे हम जायद फसल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो फसल रबी और खरीफ, रबी और खरीफ, जो फसल रबी और खरीफ के बीच के समय, बीच के समय होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा, वो होता है आपका जायद फसल। अब जैसे यहाँ पे जो है ये आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि जायद फसल जो है ये बोई कब जाती है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे काटी कब जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो जायद फसल की जो बुआई होती है वो मार्च और अप्रैल में होती है, ठीक है ना। इसकी बुआई कब होती है, मार्च में या फिर अप्रैल में, ठीक है। और इसे काटी कब जाती है, जून जुलाई में, जून जुलाई। अब इससे आप जो है आंसर आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा मूंग, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसके और उदाहरण बता देती हूँ, जरूरी नहीं आपको ऑप्शन में मूंग ही देंगे। तो इसके मैं एग्जाम्पल भी आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। जायद फसल के एग्जाम्पल में कौन कौन से हो जाएंगे, तो जैसे खीरा, खीरा हो गया, ठीक है।
इसके अलावा आपको याद रखना है उड़द हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है ककरी हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया गाइस, तरबूज हो गया, तरबूज। ठीक है ना, तरबूज हो गया। इसके अलावा एक और याद रखिएगा जो पूछा जाता है, सूरजमुखी, सूरज, सूरजमुखी हो गया। एंड देन एक और याद रखिएगा, तरबूज है तो खरबूज भी याद रखिएगा, खरबूजा, खरबूजा। ये सब किसका उदाहरण हो गया, ये सब जायद फसल का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, महात्मा गांधी को, एम एस स्वामीनाथन को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को। अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है। तो सफेद सोना गन्ना को कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, या फिर चावल को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि हरा सोना किसको कहा जाता है, ये हरा सोना बांस को कहा जाता है। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पीछे का आप सेशन देखेंगे उसमें मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सांबर झील, चिल्का झील, वुलर झील, या फिर लोकटक झील। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वुलर झील आपका कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है। वुलर झील जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। और याद रखिएगा गाइस जो वुलर झील है इसे 1990 में जो है अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट इसे घोषित किया गया। ठीक है, 1990 में, 1990 में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट, रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, कब, 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, या फिर ऑप्शन सी भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, या ऑप्शन डी अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, टिहरी बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ऊंचा बांध है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है कौन से राज्य में स्थित है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है टिहरी बांध आपके उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि रेतीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी आपके बिहार में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर आपके राजस्थान में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेतीली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। और स्पेशली राजस्थान के कहाँ, तो स्पेशली अगर मैं राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के बीकानेर में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, बीकानेर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसलमेर में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, जैसलमेर में। ठीक है, और इसके अलावा जैसे जोधपुर हो गया, यहाँ ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत कौन विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है या फिर हिमालय पर्वत है? सबसे प्राचीन पर्वत अगर आपसे पूछेगा इस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये आपका 80% इसका जो भाग है 80% भाग जो है ये राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो इस अगर जब भी पूछा जाए कि ये कौन से राज्य में है तो राजस्थान में। ठीक है ना, 80% भाग इसका राजस्थान में है। ठीक है, और अरावली जो है ये आपको ध्यान रखना है ये सबसे पुरानी पर्वत तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि अरावली एक वलित पर्वत है। ठीक है ना, अरावली कौन सी पर्वत है? वलित पर्वत है। और याद रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोगों को याद है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक होगा। ठीक है ना, कुचिकल झरना हमारा कर्नाटक में है। और कर्नाटक से अगर पूछे कौन से जिले में, तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। ठीक है, अभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक के कौन से जिले में गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के शिमोगा जिले। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है यानी कि जलप्रपात जो है ये आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कुचिकल जलप्रपात जो है आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत का सबसे ऊंचा झरना है तो इसकी ऊंचाई तो आपको किसी भी हाल में याद रखनी ही है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो ये आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई है 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा इसे जो है ये कौन सी नदी पर निर्मित है, तो ये भी याद रखिएगा ये वराही नदी पर निर्मित है। ठीक है, वराही नदी पर, वराही नदी पर निर्मित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है गाइस? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य ये आपका जो है राजस्थान है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपसे जो है क्षेत्रफल के आधार पे पूछा, अगर आपसे जनसंख्या के आधार पे पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको तो और याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा आपका आंसर गोवा। ठीक है, गोवा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक जो है ये आपका जो है आपका दूसरा क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ये आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगर मैं बात करूं कि प्रशांत महासागर की जो है औसत गहराई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए औसत औसत गहराई, ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी औसत गहराई है 4280 मीटर। ठीक है ना, 4280 मीटर। और यहाँ पे जो है याद रखिएगा इसका जो है सबसे गहरा, अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, सबसे गहरा बिंदु, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है ये चैलेंजर डीप है। ठीक है ना, जो मरियाना ट्रेंच में स्थित है। ठीक है, चैलेंजर डीप। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका मेरियाना ट्रेंच में स्थित है। ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस फसल को मोटे अनाज कहा जाता है। तो कौन सी फसल को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है गाइस, तो गेहूं को, चावल को, बाजरा को, या फिर मक्का को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजरा को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोटे अनाज में, जैसे बाजरा में ऑप्शन था तो बाजरा, इसके अलावा अगर और ऑप्शन ज्वार दे देता तो ये भी आपको मोटे अनाज के में जाना जाता है। ठीक है, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये सब मोटे अनाज में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कौन से स्थान पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या फिर जम्मू कश्मीर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की 3 दर्रा जो है ये आपको याद रखना है किसी भी हाल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला दर्रा कौन सा हो गया, पहला दर्रा हो गया लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, दूसरा दर्रा कौन सा हो गया, दूसरा दर्रा हो गया माना दर्रा, माना दर्रा। और तीसरा दर्रा कौन सा हो गया गाइस, नीति दर्रा। तो ये 3 दर्रा जो है ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। यहाँ पे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कौन से दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री जो है उस दर्रे का प्रयोग करते हैं। उत्तराखंड के कौन से दर्रा का, तो यहाँ पे जो है आपको लिपुलेख दर्रा के बारे में याद रखना है कि इस दर्रा का प्रयोग जो है कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री करते हैं। ठीक है ना, कैलाश मान मानसरोवर जाने वाले यात्री करते हैं। ठीक है, इस दर्रे का उपयोग। और याद रखिएगा ये जो 2 दर्रा है आपका माना दर्रा और नीति दर्रा जो है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि ये जो है कौन से श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है आपके उत्तरांचल के जो है कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या फिर केरल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर है। तो ये जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो नागा अर्जुन सागर बांध है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है राज्य की जो है सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कौन सा बांध जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, तेलंगाना की सीमा पर। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसका जो है निर्माण कब हुआ था गाइस, ये भी याद रख लीजिएगा, निर्माण। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ था 1900 जो है 55 से लेके 67 के बीच में, ठीक है, 1955 से लेकर के 1967 के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना ये बिहार और उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बिहार और पश्चिम बंगाल की, या ऑप्शन डी बिहार और मध्य प्रदेश की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गंडक परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है कुछ जो है सिंचाई और विद्युत परियोजना पर जो है इस पे समझौता भी हुआ है, इस गंडक परियोजना पे किसके बीच, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, तो गंडक परियोजना पे समझौता हुआ है, किसके बीच हुआ है, भारत और नेपाल के बीच हुआ है, भारत और नेपाल के बीच समझौता, समझौता। ठीक है, और याद रखिएगा समझौता हुआ। तो इसका जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन, नेपाल इसका लाभ उठाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो समझौता हुआ था गाइस, ये समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये समझौता हुआ था 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर आपका जो है 1959 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है, या फास्फोरस के कारण होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का लाल रंग जो है ये आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो लाल मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा लाल मिट्टी जो है ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ओडिशा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये तो कौन कौन से राज्य में पाई जाती है ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि जो लाल मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, पीएच मान। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाल मिट्टी का पीएच मान होता है 5.5 से लेकर गई 5.5 से लेकर 7.0 तक होता है। अगर ये 5 पॉइंट से ऊपर हो गया तो ये मिट्टी कैसी हो गई गाइस, तो ये मिट्टी हो गई आपकी अम्लीय हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी कैसी होती है, थोड़ी अम्लीय होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अम्लीय होती है, थोड़ी अम्लीय होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस मिट्टी में जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है तो जैसे कि याद रखिएगा ये हो गया आपका मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया। ठीक है, मूंगफली उगाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तंबाकू हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आलू हो गया, ये सब लाल मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है महानदी को, नर्मदा को, कोसी नदी को, या फिर दामोदर नदी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है,
बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और दामोदर नदी को जो है देखिएगा, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं महानदी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे महानदी से आपको याद रखना है गाइस, कि जो है इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, याद रखिएगा सिहावा पर्वत से, ठीक है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपको याद रखना है, इसका होता है सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से। और सिहावा पर्वत कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि इसकी जो है लगभग, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, इस मिट्टी की, सॉरी इस नदी की। तो गाइस याद रखिएगा, इसकी लंबाई है लगभग 851 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन-कौन से राज्य में जो है इसका बहाव, अगर मैं बात करूँ कि ये कौन-कौन से राज्य में ये बहती है, तो ये आपका हो गया, आप याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ से तो इसका उद्गम ही होता है, तो छत्तीसगढ़ में तो ये बहती है, छत्तीसगढ़। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से बहते हुए ये जाती है ओडिशा, और ओडिशा से बहते हुए ये जाती है झारखंड, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपके महानदी पर आपका कौन सा बांध है गाइस, तो ये भी याद रख लीजिएगा, महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध, हीराकुंड, हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। जो है याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और याद रखिएगा सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछे, सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, गहरा बंदरगाह, ठीक है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है, मेघालय में, ओडिशा में, सिक्किम में या फिर मिजोरम में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में जो है लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका ज्योग्राफी जो है ये यहाँ खत्म होता है। अब यहाँ आपको कमेंट करना है कि आपको ज्योग्राफी में कितने मार्क्स बने हैं 20 में से, ठीक है। ये आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मैं दोबारा बोली, आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ ओवरऑल समझा रही हूँ, यहाँ पे इतना इतना छोटा छोटा चीज आप नोट नहीं कर सकते। मैं आपको पीछे जितना भी मैं सारा पढ़ाई हुई हूँ गाइज, उसको आप नोट करिए और उसका रिवीजन करिए, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ, सो गाइज यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री। अब यहाँ से आपको देखना है कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य समाज की स्थापना की, ठीक है ना। तो ये बिंदुसार के मार्गदर्शन में, पुष्यमित्र के, अशोक के या फिर कौटिल्य के। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौटिल्य। कौटिल्य की जगह पे आपको और कौन कौन सा ऑप्शन दिया जा सकता था, यहाँ पे कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें हम, और कौन सा नाम है इनका, इनका विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, विष्णुगुप्त। तो क्या है ना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये सारे भी नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम नहीं, ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति का है, जो कि आप कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए या फिर विष्णुगुप्त बोलिए, ठीक है। इन्हीं की जो है याद रखिएगा मार्गदर्शन की वजह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासन को समाप्त कर कर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 321 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में।
मौर्य समाज की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की जो है इनकी इन्होंने किसकी रचना की थी गाइस, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है गाइस, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, कौटिल्य। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनके समय राजधानी कहाँ थी गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनके समय जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटली पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में आपका पटना है, बिहार की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो महाजनपद काल में कौशल था, मगध था, अंग था या फिर अवंती। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मगध सबसे शक्तिशाली था। और पूछा जाता है कि उस मगध की जो थी वो राजधानी कहाँ थी। तो स्टार्टिंग में इसकी राजधानी कहाँ थी गाइस, तो स्टार्टिंग में इसकी राजधानी थी राजगिरी, ठीक है। और फिर बाद में इसकी राजधानी कहाँ हो गई, ये भी याद रखिएगा, बाद में। तो बाद में इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। पाटली पाटलिपुत्र, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र को जो बनाया था वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बनाया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है या फिर व्यास नदी के तट पर है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावी नदी के तट पर है। और याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो हड़प्पा की जो खोज है ये कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी खोज हुई थी 1929 में, यानी कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। और किसने की थी गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है आपका कहाँ है हड़प्पा, तो हड़प्पा आपके पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा आपके कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में और रावी नदी के तट पर है, ठीक है, पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपके हड़प्पा के बारे में। सिंधु नदी में के तट पर जो है ये आपका कौन सा, तो सिंधु नदी की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रमुद्र हो गया और फिर कोटदीजी हो गया। ये आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका चंद्रमुद्रो, ठीक है, और कोटदीजी, कोट दीजी। ये आपका कहाँ है गाइस, तो यह देखिएगा ये आपका है सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं गाइस भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आपका लोथल, ठीक है ना। लोथल जो स्थल है सिंधु सभ्यता का लोथल, ये कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर है। और वहीं अगर मैं बात करूँ व्यास नदी के तट पर कौन सा है, तो याद रखिएगा व्यास नदी के तट पर है आपका जो है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हो गया, कोई भी स्थल नहीं है, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का व्यास नदी पर कोई भी स्थल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया था, चंदवार युद्ध में, तराइन के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद या फिर कलिंग के युद्ध के बाद। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कलिंग का युद्ध जो है गाइज देखिएगा, ये पूछा जाता है कि ये युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो युद्ध हुआ था ये अशोक और कलिंग के राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज आपको याद रखना है, अशोक का शासनकाल। शासनकाल, ठीक है। तो अशोक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि गुप्त काल में किस प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध थी। तो गुप्त काल में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध थी? अजंता की गुफा चित्रकला, खजुराहो की मूर्ति कला, एलोरा की गुफा का चित्रकला या फिर नालंदा की मूर्ति कला। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा की चित्रकला जो है गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे अजंता की गुफा के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है अजंता की गुफा का जो निर्माण किया गया था वो चट्टानों को काट कर इसे बनाई गई थी, ठीक है ना। तो चट्टानों को पूछा जाता है कि कौन सी गुफा को चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। तो याद रखिएगा अजंता की गुफा को जो है चट्टानों को होगा, ठीक है, की नहीं होगा। चट्टानों को काट कर बनाई गई, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो आपकी अजंता की गुफा ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफा आपके जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो अजंता की गुफा को याद रखिएगा 1983 1983 में जो है आपको ध्यान रखना है इसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ की जो है अगर मैं बात करूँ अजंता की गुफा की जो है यहाँ पे मैं चित्रकला से अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है बौद्ध की जो है जातक कथाओं पर जो है ये आधारित है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो है कौन सी है, भित्ति चित्र है, ठीक है। यहाँ पे जो है कैसी शैली है चित्रकारी की, तो याद रखिएगा भित्ति चित्र, भित्ति चित्र जिसे हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की गुफा की कैसी चित्रकारी है, भित्ति चित्र है, जिसमें आपको याद रखना है कि जो इस पे जो है कैसी चित्र बनाई गई है गाइस, याद रखिएगा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानी है ना उसी को चित्रित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी चित्रित की गई है, पूर्व जन्मों की कहानियां चित्रित की गई, कहानियां चित्रित की गई, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो भित्ति चित्र होती है इसकी विशेषता क्या होती है ये भी याद रखिएगा। जो भित्ति चित्र होती है इस भित्ति चित्र ये याद रखिएगा ये जो है गीली दीवारों पर की जाती है चित्र, ठीक है ना। ये कैसी दीवारों पर की जाती है, गीली दीवारों पर चित्र की जाती है। भित्ति चित्र उसे कहते हैं जो गीली दीवारों पर चित्र की जाती है, उसे हम भित्ति चित्र कहते हैं, ठीक है, चित्र की जाती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हल से जोते गए खेत के प्रमाण जो है ये रोपड़ से हुए हैं, कालीबंगा से हुए हैं, चनहुद्रो से हुए हैं या फिर राखी गढ़ी से हुए हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से हुए। कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की काले रंग की चूड़ी। अब यहाँ पे जो है आपको कालीबंगा से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी खोज कब और किसने की थी, ये तो बहुत एग्जाम में रहते ही हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो ये भी याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद 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 घोष ने जो है इसकी खोज की थी। और कब की थी गाइस, तो ये भी याद रखिएगा इसकी खोज हुई थी 1953 में, ठीक है, 1953 में इसकी खोज हुई थी। और एक पूछा जाता है उत्खनन, ठीक है, तो इसके उत्खनन करता कौन है, तो बीके थापर इनके उत्खनन करता है, ठीक है, उत्खनन 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 करता है, ठीक है। तो उत्खनन करता कौन है गाइस, तो याद रखिएगा बीके थापर, बीके थापर।
और इसका जो उत्खनन हुआ था ये कब हुआ था गाइस? इसका उत्खनन हुआ था 1960 में हुआ था। और याद रखिएगा ये कौन से नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे, कालाचार्य थे, भद्रबाहु थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन जो है श्वेतांबर संप्रदाय बोले, ठीक है ना। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो प्रथम जैन संगीति हुआ था वहां पे जो है जैन धर्म कितने भागों में बट गया था? जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, जैन धर्म कितने भागों में? 2 भागों में, 2 भागों में बट गया था। ठीक है, अब वो 2 भाग में कौन कौन से भाग में? तो पहला जो बटा था वो श्वेतांबर, श्वेतांबर। और दूसरा जो भाग किसमें है? वो दिगंबर, दिगंबर में। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर में आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ श्वेतांबर के बारे में। श्वेतांबर, ठीक है। तो श्वेतांबर के बारे में आपको याद क्या रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि श्वेतांबर जो थे ये सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है, पहनते थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो श्वेतांबर थे गाइस याद रखिएगा, इसमें जो है याद रखिएगा ये महावीर स्वामी को जो है विवाह, इनके अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित थे। ठीक है, श्वेतांबर के जो थे इनके अनुसार जो है महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे, विवाहित थे। ठीक है, और जो है श्वेतांबर संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे? संस्थापक, ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ठीक है, तो ये हो गया श्वेतांबर। अब दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? दिगंबर। तो दिगंबर के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? दिगंबर के बारे में याद रखना है, सबसे पहले मैं संस्थापक ही लिखा देती हूँ। दिगंबर के संस्थापक कौन थे गाइस? याद रखिएगा, दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये इसमें जो है ये निर्वस्त्र रहते थे, यानी कि जो है ये वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, नहीं पहनते थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनके अनुसार जो थे महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित नहीं थे। ठीक है, इनके अनुसार जो है याद रखिएगा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी विवाहित, विवाहित नहीं थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वैदिक काल में प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? वित्सता नदी के तट पे, विपाशा नदी के तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर, या फिर गोमती नदी के तट पर? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुरुषनी नदी के तट पर। और पुरुषनी नदी का अगर मैं बात करूँ इसका आधुनिक नाम क्या है? पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम, आधुनिक नाम, तो पुरुषनी नदी का जो आधुनिक नाम है वो है रावी नदी। ठीक है, पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसे हम अभी कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सिद्धार्थ होगा, चंद्रगुप्त होगा, अशोक होगा, या फिर वर्धमान होगा? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये किस वंश के थे? तो ये आपको ध्यान रखना है ये शाक्य वंश के थे। ठीक है, शाक्य वंश के थे। और याद रखिएगा शाक्य वंश के थे। और दूसरा आपको क्या याद रखना है गाइस कि इन्होंने जो गौतम बुद्ध ने जो है 4 सत्य बताए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कितने सत्य बताए थे? 4 सत्य बताए। ठीक है, 4 सत्य बताए थे। वो 4 सत्य कौन कौन से ये भी मैं आपको लिखा देती हूँ। पहला सत्य था दुख,
दूसरा था कौन सा गाइस, दुख का कारण। दुख का कारण। तीसरा कौन सा था गाइस, दुख का निरोध। दुख का निरोध। और चौथा कौन सा था गाइस, चौथा था दुख निरोध का मार्ग। दुख निरोध का मार्ग। तो ये चार साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 के नाम से कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी, अशोक ने की थी, अजातशत्रु ने की थी, या फिर घनानंद ने की थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन ने की थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना है उदयन का शासनकाल, ठीक है। तो उदयन का शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो 460 से 444। 460 ईसा पूर्व से लेकर गाइस 444, ठीक है, ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस, कि इन्होंने जो है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जो जैन धर्म से भी प्रभावित था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से, दोनों से प्रभावित था, ठीक है, प्रभावित था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके समय जो है गाइस, याद रखिएगा, इन्होंने जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो कौन सी नदी पे बसाया था इस नगर को। तो याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये गंगा और सोन नदी के संगम पर था, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे, ठीक है। दोनों ने उपदेश जो दिए वो किसके शासन काल में दिए, बिंबिसार के शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में, अशोक के शासन काल में, या फिर जो है आपके अकबर के शासन काल में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार के शासनकाल में याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कौन से वंश के शासक थे। तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के शासक थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था गाइस, शासनकाल, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका शासनकाल था 544 से 544 से 492 ईसा पूर्व, ठीक है, इसका शासनकाल था। और इनके समय जो राजधानी थी वो कहाँ थी, राजधानी, तो इनके समय जो राजधानी थी गई वो आपको ध्यान रखना है राजगिरी थी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, या महाभारत में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है अजातशत्रु ने किया, उदयन ने किया, बिंबिसार ने किया, या फिर शिशुनाग ने किया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जो है अजातशत्रु ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु भी जो थे वो आपके किस वंश के शासक थे, अजातशत्रु थे आपके हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है। हर्यक वंश के शासक थे और इनका शासन जो था, शासनकाल जो था, शासनकाल, तो हर्यक वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 492 से लेकर
492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक ये किसका शासनकाल था? हर्यक वंश का शासनकाल था। और याद रखिएगा इनके समय राजधानी कहाँ थी? इनके समय जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। राजधानी राजधानी ठीक है। तो इनके समय राजधानी कहाँ थी गाइस? राजगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया था वो कहाँ किया था? यानी महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यह देखिएगा 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो 80 वर्ष की जब ये अवस्था में महापरिनिर्वाण किया तो वो लगभग कौन सा समय था? लगभग जो था वो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग 483 ईसा पूर्व। और याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था गाइस, इन्होंने जो है इनके निधन के बाद जो है इनके जो अस्थि के जो अवशेष थे गाइस वो भारत के 8 जगहों पर स्थापित किए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके अस्थि अस्थि अवशेषों को अस्थि अवशेषों को भारत के कितने जगहों पर? भारत के 8 जगहों पे। ठीक है, भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया गया। ठीक है, भारत के 8 जगहों पे। और गाइस इस स्थापित करके जो है किसका निर्माण करवाया गया? स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप का निर्माण किया गया। अगर मेरा प्रश्न आपसे ये हो कि आपको बताना है कि भारत का जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा स्तूप जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये 8 जगह में जो है स्तूप का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लोथल में चलता है, धौलावीरा में चलता है, कालीबंगन में चलता है या फिर आलमगीरपुर में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि धौलावीरा की जो है खोज किसने की थी गाइस? खोज, तो ये आपको ध्यान रखना है, धौलावीरा की खोज जगपति जोशी जी ने की थी। जगपति जगपति जोशी जी ने। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी धौलावीरा की? 1967 में। 1967 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुजरात जो है ये स्थित कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ स्थित है गाइस? ये भारत में ही स्थित है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे जो है एक चीज और पूछा जाता है कि ये जो है धौलावीरा जो है ये त्रिस्तरीय नगर नियोजन के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है ना, त्रिस्तरीय नगर नियोजन के लिए किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी गाइस? त्रिस्तरीय नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ऋषभ देव जो है जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। तो ऋषभ देव जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे गाइस? तो प्रथम तीर्थकर थे, दूसरे तीर्थकर थे, तीसरे तीर्थकर थे या फिर चौथे तीर्थकर थे? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभ देव आपको याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, जो कि ये प्रथम तीर्थकर है। और पूछा जाता है कि ऋषभ देव का जो है वो चिन्ह क्या है, चिन्ह पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो है बैल। बैल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको क्या याद रखना है गाइस कि इन्हें जो है ऋषभ देव को कौन नाम है? इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इनका अन्य नाम जो है वो आदिनाथ है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थकर थे वो कौन थे गाइस? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे अजीतनाथ। अजीतनाथ। और अजीतनाथ का जो चिन्ह था वो क्या था गाइस? चिन्ह। तो अजीतनाथ का जो चिन्ह था वो हाथी था। हाथी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। संभवनाथ, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि संभवनाथ के चिन्ह क्या थे? चिन्ह। तो संभवनाथ के जो चिन्ह थे गाइस वो था घोड़ा। घोड़ा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं जैन धर्म के जो है चौथे तीर्थकर कौन थे गाइस? चौथे तीर्थकर, ठीक है। तो जैन धर्म के चौथे तीर्थकर थे अभिनंदन नाथ। अभिनंदन, अभिनंदन नाथ, ठीक है। अभिनंदन नाथ जो है ये चौथे तीर्थकर थे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं अभिनंदन नाथ की, तो इनका जो चिन्ह था गाइस, अभिनंदन नाथ का जो चिन्ह था वो क्या था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका जो चिन्ह था वो था बंदर। तो ये 3-4 तो पूछा ही जाता है, 4 तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 3 तक हमेशा पूछा ही गया है। लेकिन आपको यहाँ पे जो है मैं बॉक्स बना के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको महावीर स्वामी के बारे में अगर आपको तो जानना ही है किसी भी हाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि 24वें तीर्थकर, ठीक है ना, 24वें तीर्थकर कौन है? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के जो है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है गाइस? यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनका जो है चिन्ह क्या था गाइस? इनका चिन्ह था, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, इनका चिन्ह क्या था गाइस? तो इनका चिन्ह था सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इनमें से किसे चालकोलिथ काल भी कहा जाता है? तो चालकोलिथ काल किसे कहा जाता है गाइस? तो लौह काल को, पूरा पाषाण काल को, नव पाषाण काल को या फिर ताम्र पाषाण काल को? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल को जो है क्या कहा जाता है? चालकोलिथ। चालकोलिथ मतलब क्या होता है? चालको मतलब क्या होता है? चालको मतलब होता है गाइस तांबा। चालको मतलब क्या होता है? तांबा। और प्लस अगर मैं लिथ की बात करूं तो लिथ मतलब क्या होता है? लिथ मतलब होता है आपका पत्थर। पत्थर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, इसका चालको लिथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है तांबे और पत्थर दोनों के औजार का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ, तांबा और पत्थर के औजार, तांबा और पत्थर के औजार, औजारों, ठीक है, औजारों का प्रयोग किया जाता था।
चालकोलिथ में पूछा जाता है कि चालकोलिथ में जो है किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता था, तांबा और पत्थर के औजारों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे दो दो बार हुआ हो गया है, ठीक है, तो इस एक को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस स्थान पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में या फिर कुंडलवन में। तो गाइस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये आपका कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूँ, ये हुआ कब था गाइस, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में किसका शासनकाल था गाइस, तो याद रखिएगा अजात शत्रु का शासनकाल था। अजात शत्रु का शासनकाल था। ठीक है, और इस समय जो है, इस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है। तो ये था प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में जो है ये कौन सा हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति। और वहीं अगर मैं बात करूँ आपका वैशाली, वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ कुंडल वन में, कुंडल वन में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, सॉरी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एरन तथा नगदा किस सांस्कृतिक के प्रमुख स्थल है। तो एरन और नगदा जो है किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है, मालवा संस्कृति के, जोड़वे संस्कृति के, सावलदा संस्कृति के या फिर आहार संस्कृति के। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा संस्कृति के। ठीक है, मालवा संस्कृति की अगर मैं बात करूँ तो मालवा संस्कृति का कौन कौन सा स्थल है, मालवा संस्कृति के मैं स्थल की बात करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो तो आपको यहाँ ऊपर दिया ही हुआ है, कौन से हैं, पहला आपको याद रखना है एरन, ये मालवा संस्कृति का हो गया। नागदा, ये भी मालवा संस्कृति का स्थल है। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया, आपका हो गया कायथा। कायथा ये भी मालवा संस्कृति का हो गया, और याद रखिएगा और कौन सा हो गया, नवदा टोली। नवदा टोली, ठीक है, ये आपके मालवा संस्कृति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। तो उस काल को क्या कहा जाता है जिसकी लिपि को नहीं पढ़ा जाता, आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आगे मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मुझे क्या है ना कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं आगे आपको नहीं लेकर आ सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका सुबह में दे दूंगी, या तो फिर मैं शाम में लेकर आऊंगी। अगर आपको सुबह चाहिए तो आप सुबह में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुबह लेकर आ जाऊंगी। ये जो आपका दो बच गया, एंशियंट तो मैंने करा दिया, मिडाइवल और मॉडर्न, या तो फिर मैं सुबह लेकर शाम में लेकर आऊंगी। ठीक है, तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं आगे नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों का, तो ठीक है। अगर फिर भी यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।